दोस्तों, आपने वीडियो के ऊपर जो लिखा हुआ देखा है वो सही देखकर क्लिक किया है। जी हाँ दोस्तों, रॉयल ग्रीन सेक्टर 62 अफोर्डेबल जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे लोगों के जो फ्लैट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। वो क्यों कैंसिल होंगे आपको भी पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के जो फ्लैट हैं वो क्यों कैंसिल होंगे। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लेन देन चैनल। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके जो अफोर्डेबल में फ्लैट निकले हैं सेक्टर 62 में रॉयल ग्रीन में, उनमें से उन लोगों के फ्लैट कैंसिल होंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना जो कैटेगरी है उसके तहत अप्लाई किया था और उनके पास उसका कोई एविडेंस नहीं है, उसमें उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। दोस्तों, ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों पीएमएवाई में आपने रजिस्टर्ड किया? क्यों आपको पता नहीं था और क्यों अब आपका फ्लैट कैंसिल होगा? इसके लिए हम बैकग्राउंड में चलेंगे। इसके लिए कई फैक्टर ज़िम्मेदार हैं, वो हम एक-एक करके उस पे डिस्कस करेंगे। और जो वेटिंग लिस्ट वाले लोग हैं, जिनको लग रहा है कि इन लोगों के फ्लैट कैंसिल हो जाएँगे तो उनको मिल जाएँगे, उनके लिए भी एक सरप्राइज़ एलिमेंट है इस वीडियो में। और जिन लोगों के कैंसिल हो जाएँगे, उनको ये डर सता रहा है कि उनके पैसे कटेंगे, 25,000 रुपए उनके डिडक्ट होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके हम सारे जो पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या, किसको इसमें अप्लाई करना है, किसको नहीं करना है, उसकी भी डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, जब ये प्रोजेक्ट सेक्टर 62 का रॉयल ग्रीन का लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त जो बिल्डर था उसको इस बात का अच्छी तरह पता था कि उसकी लोकेशन कितनी प्राइम है और उसके जो बुकिंग है वो उसको बहुत अच्छी मिलेगी, उसको अपने इस प्रोजेक्ट पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसने क्या किया, उसने शुरुआत में ही जितने ब्रोकर्स थे जो आपके फॉर्म फिल कराते हैं, आपकी हेल्प करते हैं एफिडेविट बनवाने में, उसने सबको मना कर दिया कि इसमें किसी तरह की कोई ब्रोकरेज नहीं मिलेगी। हम भी ब्रोकरेज लेते हैं, हम भी फिल करवाते हैं, तो हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। जब बिल्डर की तरफ से ये मना किया गया, तो सारे जो ब्रोकर हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में शुरुआती दिनों में किसी का अप्लाई कराने में कोई हेल्प नहीं की। दोस्तों, हमारे पास कहीं से एफिडेविट मिल गया था, तो हमने व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों के साथ, टेलीग्राम में काफ़ी लोगों के साथ उसका सैंपल शेयर किया था और लोगों ने उसकी कॉपी लेकर अपने एफिडेविट बनाया। जब दोस्तों जो ब्रोकर है उन्होंने इससे हाथ खींच लिया, तो लोगों ने खुद से अप्लाई किया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव के लोगों से ज़्यादा जो बाहर के लोग हैं, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, बिहार के, महाराष्ट्र के, गुजरात के लोगों ने भी इसमें अप्लाई किया। मुझे नहीं पता कि इसको लेके क्या हाइप क्रिएट हुई, कैसी हाइप क्रिएट हुई। तो उन लोगों में काफ़ी लोग ऐसे थे जो पहली बार इस तरह के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे थे। तो उनमें से बहुत सारे लोगों को ये लगा कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत आते हैं और उन्होंने पीएमएवाई के तहत इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर दिया। जैसा कि आपको पता है, अफोर्डेबल हाउसिंग जो पॉलिसी है उसमें प्रायोरिटी 4 है, प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है, प्रायोरिटी 3 है, प्रायोरिटी 4 है। इसमें प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में वो लोग आते हैं जिनका पक्का मकान नहीं है शहरों में और जिनका रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट बनती है सरकार की तरफ से, उस लिस्ट में उनका नाम होता है। इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है ताकि अगली बार गलती ना हो। और हाँ, अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी और उससे जुड़े सवालों के बारे में जानना है, तो दोस्तों उस पे मैं स्पेशल 2 वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको देखिए ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के नीचे उनका लिंक आप मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपकी सारी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए और फ्यूचर में आप किसी तरह की कोई गलती ना करें। और हाँ, अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिलेगा और इस वीडियो के नीचे मिलेगा। आप उस वीडियो को देख के स्टेप टू स्टेप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वापस से हम रॉयल ग्रीन पे आ जाते हैं। बहुत लोगों की सांसें लटकी हुई हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका जो फ्लैट है वो कैंसिल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में 4 कैटेगरी होती है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। प्रायोरिटी 3 में जैसा कि आपको पता है वो लोग आते हैं जो दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, हरियाणा में जिनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है किसी लाइसेंस कॉलोनी में या हुडा के किसी सेक्टर में। और प्रायोरिटी 4 में वो लोग आते हैं जिनकी इन एरियाज में प्रॉपर्टी है। तो सबसे लीस्ट प्रेफरेंस प्रायोरिटी 4 को मिलता है, सबसे पहले प्रेफरेंस प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 को मिलता है। जब आप में से बहुत सारे लोग रॉयल ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे थे, तो आपसे ये पूछा जा रहा था कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया है। तो अधिकतर लोगों ने, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उन्होंने अपना सही से टिक कर दिया कि हाँ, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। बट जब कैटेगरी चूज करने की बात आई, जनरल कैटेगरी की, पीएमएवाई कैटेगरी, तो बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो कैटेगरी में अपने आप को डाल दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में वो लोग आते हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है शहर में और सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक सर्वे होता है ऐसे लोगों के लिए। उनकी एक प्रॉपर लिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद
उनको पीएमएवाई के अंदर शामिल माना जाता है, और जो पीएमएवाई की लिस्ट में शामिल हो जाता है उसको प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में काउंट किया जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में। तो दोस्तों ये कौन लोग हैं जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में रॉयल ग्रीन में अप्लाई करते हुए अपने आप को प्रधानमंत्री आवास योजना की कैटेगरी में डाला? मैं बता देता हूं दोस्तों। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये 2 भागों में बटी हुई है, शहरी और ग्रामीण। हम ग्रामीण पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये शहर का प्रोजेक्ट है, तो शहरी जो योजना है उस पे बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे पीएमएवाई भी कह देते हैं, उसमें दोस्तों 2 से 3 कैटेगरी उसमें भी बनी हुई है। उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें 3 लाख से जिनकी कम इनकम है, जिनके पास कच्चा मकान है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो कैटेगरी 1 में आते हैं उसमें। और उसकी जो दूसरी कैटेगरी है उसमें 3 लाख से 6 लाख, और तीसरी कैटेगरी में 6 लाख से 18 लाख जिनकी आय है, जिनकी इनकम है, वो लोग आते हैं। तो दोस्तों जिनकी 3 लाख से 18 लाख के बीच में सैलरी है, जिनकी आय है, जिनकी इनकम है, वो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की जो प्रायोरिटी 3 और 4 में अप्लाई करते हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है लोन लेने पे। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों की 3 लाख से कम आए हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की जो प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है, उसमें आएंगे। और जिन लोगों की सैलरी इनकम 3 लाख से 18 लाख रुपए है, वो लोग डायरेक्ट बेनिफिट उनको नहीं मिलता अब कैटेगरी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की कैटेगरी 1 और 2 का। उन लोगों को जब वो मकान खरीदते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का, या उसके उसके अलावा कोई दूसरा मकान खरीदते हैं, अपना कोई पहली प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो जब लोन लेते हैं उनको लोन पे 2,60,000 2,65,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल जाती है। मुझे जो अपडेट मिली है वो ये है कि 31 मार्च 2022 तक पीएमएवाई की जो ये स्कीम थी वो चल रही थी, अब शायद वो बंद हो गई है। एक बार आप खुद से कंफर्म कर लेना, मेरे पास लेटेस्ट अपडेट यही है। तो जिन लोगों ने रॉयल ग्रीन में अप्लाई किया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वो लोग थे जिनकी सैलरी 3 लाख से ऊपर की थी। उनको वो प्रॉपर्टी खरीदने पे, वो फ्लैट खरीदने पे, या कोई दूसरा फ्लैट खरीदने पे 2.5 लाख रुपए का लोन पे सब्सिडी मिलनी थी। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को उस कैटेगरी में डाल दिया गलती से जिस कैटेगरी में 3 लाख रुपए से कम की आय वाले लोग आते हैं, और जिनका रजिस्ट्रेशन सरकार की जो लिस्ट बनती है पीएमएवाई की उसमें होता है। तो ये बड़ी गलती हुई है दोस्तों इस पे पहले कई वीडियो बन चुके हैं। रॉयल ग्रीन में इतने पीएमएवाई वालों के निकल गए, इतने जनरल कैटेगरी के निकल गए, अब आगे क्या होगा? आगे अब पीएमएवाई में जिनका नाम होगा वही अप्लाई करेंगे, तो बाकी लोगों का नंबर आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने आपको बता दिया है कि जिनके पास कच्चा मकान है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनकी सैलरी 3 लाख रुपए से कम की है पर एनम, वो लोग प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 में काउंट होते हैं, और जिनका लिस्ट में नाम है, सरकार द्वारा जो लिस्ट बनाई जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसमें नाम है, वो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में आते हैं। उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो प्रायोरिटी 3 में आते हैं। उनको डायरेक्ट बेनिफिट अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 का नहीं मिलता, बल्कि उनको जब वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जब वो पहला घर खरीदते हैं, तो उनको लोन पे सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये क्लियर हो गया आपको कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो आते हैं, बट आप अफोर्डेबल हाउसिंग जो पॉलिसी है उसकी प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में नहीं आते, आप प्रायोरिटी 3 में ही आएंगे, और आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो लोन पे सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे, जब आपके सामने ऑप्शन आएगा पीएमएवाई और जनरल का, तो आपको अपने आप को जनरल कैटेगरी में डालना है। हाँ, पीएमएवाई का आपको बेनिफिट मिल सकता है, अगर वो स्कीम चल रही होगी वो आप पता कर लेना। इसमें दोस्तों जब आप बैंक से लोन लेते हैं कोई फ्लैट खरीदते हुए, पहला जो घर खरीदता है, तब उसमें ये बेनिफिट मिलता है। तो बैंक वाले खुद से ही आपको बता देते हैं कि आपको इसमें पीएमएवाई का लाभ मिल सकता है, इतने आपको 2 से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। वो आपसे एक एफिडेविट लेते हैं, वो पूरी प्रोसेस खुद से कर देते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना। और ये जो मैंने जैसे कि आपको बताया, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की जो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 है, उसमें पीएमएवाई के वो लोग आते हैं जिसकी सरकार लिस्ट बनाती है, जिनका कच्चा मकान है, जिनके पास रहने के लिए कोई पक्का मकान नहीं है, और जिनकी जो इनकम है सालाना वो 3 लाख रुपए से कम की है। बहुत सारे लोग जो इस बात को लेकर डर रहे थे फ्यूचर में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कोई आएगा तो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 वाले ही सारे अप्लाई कर देंगे, तो हमारा तो नंबर नहीं आएगा। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 वाले शायद ही भरें, प्रायोरिटी 3 वालों को ही प्राथमिकता मिलेगी। तो आप घबराएं ना, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं 1-2, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में आपको अप्लाई करवाने में आपकी हेल्प कर देंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, प्रायोरिटी 3 में रहते हुए भी आपको अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोजेक्ट के फ्लैट है वो आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों उन लोगों पे आ जाते हैं वेटिंग लिस्ट पे। वेटिंग लिस्ट दोस्तों जैसे कि आपको पता है, टोटल नंबर जो फ्लैट होते हैं उसका 25% जो लोग होते हैं जिनका नहीं निकलता, उनकी वेटिंग लिस्ट बना ली जाती है। जो लोग अपना फ्लैट सरेंडर करते हैं किसी वजह से, वो वेटिंग लिस्ट वालों को वो फ्लैट दे दिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक नया पेज है, यहाँ पर जिन लोगों के फ्लैट रिजेक्ट होंगे वो फ्लैट वेटिंग लिस्ट वालों को नहीं दिए जाएंगे।
क्योंकि वो फ्लैट सीधे बिल्डर के पास पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो फ्लैट वेटिंग लिस्ट वालों को बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो फ्लैट रिजेक्ट हुआ है, ना कि सरेंडर किया है किसी ने। ये एक बड़ा डिफरेंस है, शायद किसी ने बताया नहीं बताया, मुझे जानकारी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शायद आपको ये कंटेंट कहीं और ना मिले। तो मेरी ये गुजारिश है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा, लगेगा कि हम कुछ ठीक काम कर रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट वालों को ये क्लैरिटी। और दोस्तों, जिन लोगों के फ्लैट रिजेक्ट होंगे इस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में, रॉयल ग्रीन में, उनके जो 25,000 रुपये कटते हैं सरेंडर करने पे शुरुआत में ही, फिर उसके बाद अगर 1 साल के बाद करते हैं तो ज़्यादा पैसे कटते हैं, 2 साल के बाद आप सरेंडर करते हैं तो ज़्यादा पैसे कटते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पर मैं पूरी अलग से वीडियो बना चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेनी है तो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। तो आपके जो 25,000 रुपये बिल्कुल नहीं कटेंगे, जिनके फ्लैट रिजेक्ट होंगे, जिनके फ्लैट कैंसिल होंगे, आपको पूरे के पूरे जितने आपने अप्लाई किए थे वो सारे पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट वालों का मैंने क्लियर कर दिया कि जिन लोगों के फ्लैट रिजेक्ट होंगे, कैंसिल होंगे, वो वेटिंग लिस्ट वालों को नहीं मिलेंगे, वो बिल्डर के पास जाएंगे। बिल्डर उस पर आगे क्या करेगा ये बिल्डर ही जानता है, इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है कि वो दोबारा से ड्रॉ निकलेगा, सरकार उस पर ड्रॉ निकालेगी या वो प्रीमियम पे बेचेगा, क्या करेगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कोई अपडेट मेरे पास आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आगे बहुत जल्दी कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप उसमें अप्लाई कर लीजिएगा, आपका नंबर आ जाएगा। और अगली बार इस तरह की गलती ना करें। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ अफोर्डेबल में नहीं, किसी लग्जरी में, अल्ट्रा लग्जरी में, किसी भी तरह की आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा, काफी लंबा हो गया है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।